हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन लेक्चर नंबर 2। मैं अपनी लास्ट क्लास में इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुका था, जिसमें कि मैंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के पीछे काफी सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज मैं कल लिखवा भी चुका था, आपको मैंने पढ़ने के लिए भी बोला था। तो आज उन थ्योरीज के बारे में जो है मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पे कौन कौन सी थ्योरी बेस्ड है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी से, लिसन केयरफुली। तो जो फर्स्ट थ्योरी थी, इट वाज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। This theory of special creation was given by Father Swearingen। Father Swearingen ने theory of special creation दी। According to this theory, life were created by supernatural power। लाइफ को, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है हमारे प्लेनेट पे, हमारी धरती पे, जैसी वो आज है वैसी वो पहले थी। उनको एज इट इज सुपर नेचुरल पावर ने क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट इस थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, राइट? कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को नहीं माना जाता। तो अकॉर्डिंग टू फादर अकॉर्डिंग टू द फादर स्वेरेज, लाइफ वर क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। लाइफ को सुपर नेचुरल पावर ने क्रिएट किया। सुपर नेचुरल पावर विद इन 6 days। 6 days में लाइफ को सुपर नेचुरल पावर ने क्रिएट किया। द लाइफ वर क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर विद इन 6 days। 6 days में लाइफ को सुपर नेचुरल पावर ने क्रिएट किया, राइट? और इन 6 days का उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया। एट द फर्स्ट डे पे फादर स्वेरेज के हिसाब से जो फर्स्ट डे पे सुपर नेचुरल पावर यानी कि गॉड ने जो लाइफ को क्रिएट किया, फर्स्ट डे पे सबसे पहले उसने अर्थ एंड हेवन को क्रिएट किया। इसको अर्थ एंड हेवन। दिस इज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द बाइबल और अकॉर्डिंग टू द फादर स्वेरेज। तो फादर स्वेरेज और बाइबल के हिसाब से ये थ्योरी है कि लाइफ को जो है वो महज 6 दिनों में बना दिया गया। और लाइफ फॉर्म को बनाया किससे? लाइफ वर क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर विद इन 6 days बाय प्राइमा मैट्रिया। एक मैटर बोलते हैं ये, जिसको आप बोलते हैं प्राइमा मैट्रिया। प्राइमा मैट्रिया से डेवलप किया लाइफ को विद इन 6 days। फर्स्ट डे पे अर्थ एंड हेवन, सेकंड डे पे वाटर एंड स्काई, थर्ड डे पे जो डेवलप किया लैंड एंड प्लांट्स को, फोर्थ डे पे जो डेवलप किया वो किया स्टार, मून एंड सन को। वहीं फिफ्थ डे पे जो डेवलप किया गॉड ने और सुपर नेचुरल पावर ने, वो फिफ्थ डे पे जो डेवलप किया वो किया फिश एंड बर्ड्स को। एंड एट द एंड, एट द सिक्स्थ डे पे उनकी जो क्रिएशन थी वो थी ह्यूमन बीइंग। जितने भी लैंड एनिमल्स है एंड ह्यूमन बीइंग को उन्होंने छठे दिन बनाया। 6 डे पे जो है लैंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, 6 डे पे ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया गया। अकॉर्डिंग टू बाइबल और अकॉर्डिंग टू द फादर स्वेरेज, फर्स्ट मैन जिसको सुपर नेचुरल पावर और गॉड ने क्रिएट किया, इट वॉज एडम। हिंदी में इसको आदम भी बोलते हैं, आदम, एडम। एंड फर्स्ट वुमेन जिसका नाम था ईव। तो अकॉर्डिंग टू फादर स्वेरेज और अकॉर्डिंग टू द बाइबल, दिस वॉज द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसका कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट इस थ्योरी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, राइट?
इसके अकॉर्डिंग लाइफ को 6 डेज में तैयार कर दिया प्राइमा मैट्रिया से, राइट। और 6 डेज का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। 6th डे पे वर्ल्ड का पहला आदमी तैयार हुआ। 6th डे पे फर्स्ट मैन तैयार हुआ जिसका नाम था एडम, एंड फर्स्ट वुमेन भी तैयार हुई जिसका नाम था ईव। तो फर्स्ट मैन एंड वुमेन दोनों तैयार हुए, राइट। 6th डे पे एडम एंड ईव। तो ये एक माइथोलॉजिकल फैक्ट है, ये फैक्ट ही नहीं है, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका कोई भी साइंटिफिक फैक्ट या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इस समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि का जो रचयिता माना जाता है वो लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को पूरी धरती का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का सर्जन माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, तो लाइफ जो क्रिएट की इस प्लेनेट पे वो ब्रह्मा जी ने की। और अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, फर्स्ट मैन वाज मनु एंड द फर्स्ट वुमेन, पहला जो मैन था वो मनु था और फर्स्ट वुमेन जो थी वो थी श्रद्धा। तो श्रद्धा पहली वुमेन, पहली औरत, और पहला आदमी मनु। आर यू गेटिंग और नोट? ब्रह्मा जी के अनुसार और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। लेकिन ये भी बेबुनियाद थ्योरीज हैं, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, तो साइंस से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं। इसलिए साइंटिस्ट जो है इनको इग्नोर करते हैं। तो ये थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इट वाज गिवन बाय फादर स्वेरेज, राइट। इन्होंने बताया कि 6 डेज में जितनी भी लाइफ है, 6 डेज, विद इन 6 डेज सुपर नेचुरल पावर ने क्रिएट कर दी, और 6 डेज का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। लास्ट डे 6th डे पे फर्स्ट मैन एडम एंड फर्स्ट वुमेन ईव को डेवलप किया गया। वहीं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट मैन मनु एंड फर्स्ट वुमेन वाज श्रद्धा। आर यू गेटिंग और नोट? बट इसका कोई भी साइंटिफिक थ्योरी से लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इस थ्योरी को इग्नोर किया जाता है। इसके बाद दूसरी थ्योरी देखिए, सेकंड थ्योरी, अनदर थ्योरी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इसके बाद एक थ्योरी थी कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तो बात करते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म की। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कुवियर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुवियर, राइट। उन्होंने इस थ्योरी को दिया जिसको आप बोलते हो कैटास्ट्रोफिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वर्ल्ड और द अर्थ अंडरगोज इन ए कैटास्ट्रोफ और नेचुरल कैलेमिटी। तो अर्थ पे एक कैटास्ट्रोफ यानी कि आपदा, इसको बोलते हैं आपदा, या एक कैलेमिटी आ जाती है जिसकी वजह से जितनी भी लाइफ फॉर्म है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब सारी लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उन लाइफ फॉर्म को फिर से क्रिएट किया जाता है और गॉड जो है उनको क्रिएट करता है। तो ये थ्योरी भी अपने आप में बेबुनियाद थ्योरी है, इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द कंप्लीट वर्ल्ड undergoes into a catastrophe। कैटास्ट्रोफ मतलब आपदा या प्रलय आ जाती है। आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, कुछ समय बाद प्रलय आ जाती है, और प्रलय आने से ऑल लाइफ फॉर्म आर डिस्ट्रॉय, सारी लाइफ फॉर्म मारी जाती हैं, और फिर से भगवान जो है एक उन सभी लाइफ फॉर्म को फिर से क्रिएट करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या फैक्ट नहीं है, तो इसको भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो द कंप्लीट वर्ल्ड
undergoes into a catastrophe or calamity after a certain period. After a certain period, एक certain period के बाद पूरी दुनिया में आपदा आ जाती है, और उस आपदा की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दैट कैटास्ट्रॉफ ऑल लाइफ फॉर्म किल्ड, सारी की सारी लाइफ फॉर्म मारी जाती हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किल्ड, बट गॉड क्रिएट अगेन देम, और भगवान फिर से उनको बना देता है, जो कि एक बेबुनियाद थ्योरी है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट सिलेबस में दिया है इसलिए हम इसको पढ़ाना पड़ रहा है हमें भी, अदरवाइज तो उसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बता रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी के हिसाब से, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्लेटो, एरिस्टोटल, ये कुछ ग्रीक थिंकर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सम ग्रीक थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, लाइक सुक्रेट्स, लाइक प्लेटो, इन सभी ने इस थ्योरी को फेवर किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, और दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सम ग्रीक थिंकर्स, कुछ ग्रीक थिंकर्स ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया, और ये ग्रीक थिंकर्स थे लाइक सुक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। इन ग्रीक थिंकर्स के हिसाब से मड एंड स्ट्रो हैविंग द कैपेसिटी टू जनरेट फ्रॉग्स एंड फ्लाइज। आर यू गेटिंग और नॉट? इनके हिसाब से जब बारिश आती है, मड और स्ट्रो बन जाता है, तो उससे जो है फ्रॉग्स बन जाते हैं, उससे जो है फ्लाइज बन जाती हैं, मक्खियां बन जाती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। यहां पे एक साइंटिस्ट ने तो ये भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि वहां पे कुछ वीड्स में को उसने जो है एक स्वेट वाले कपड़े से गीला कर दिया, वीट को स्वेट मतलब पसीने वाले कपड़े से गीला कर दिया, और कुछ टाइम के बाद एक कंटेनर को खुला छोड़ दिया उस वीट के पास, और उसमें जो है चूहे पैदा हो गए, राइट, उसका ये मानना था, बट ये बिल्कुल गलत है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ग्रीक थिंकर्स। इनके हिसाब से जितनी भी लाइफ फॉर्म है वो मड एंड स्ट्रो जैसे कंपोनेंट्स में ओरिजिनेट होती है। मड एंड स्ट्रो में ये टेंडेंसी है, ये कैपेसिटी है, वो फ्रॉग एंड फ्लाइज जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ओरिजिनेट करा देता है, जबकि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि मड एंड स्ट्रो में जब तक कोई लाइफ फॉर्म नहीं बनेगी, अगर वहां पे ऑलरेडी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वहां पे लाइफ फॉर्म नहीं बनेगी। लेकिन मड एंड स्ट्रो पे क्या होता है, मक्खियां अट्रैक्ट होती हैं, वो वहां पे अपने अंडे देती हैं, और अंडों से नई मक्खियां पैदा हो जाती हैं, या फ्रॉग्स वहां पे आ जाते हैं बरसात के मौसम में, जो मड होती है, कीचड़ होती है, राइट, वहां पे फ्रॉग्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि मड और स्ट्रो से जो है फ्रॉग्स और फ्लाइज यानी कि लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो मड एंड स्ट्रो जैसे मटेरियल से लाइफ जो है ओरिजिनेट नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्रपोज्ड बाय सम ग्रीक थिंकर्स सुक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, mud and straw having ability to generate life, having ability to generate life,
लाइफ को जनरेट करने की एबिलिटी होती है मड एंड स्ट्रो में, और इस मड एंड स्ट्रो से ओरिजिनेट हो जाते हैं फ्रॉग्स एंड फ्लाइज। ठीक है, इनका मानना था जब बरसात आती है तो कीचड़ बन जाती है और कीचड़ में मेंढक पैदा हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो मेंढक है वो धरती के नीचे बिल बना के छुप जाते हैं और जैसे बरसात आती है तो बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा होता है एग्जैक्टली, बट इनके हिसाब से वो मेंढक वहाँ पे पैदा हो जाते हैं, या मक्खियाँ जो है वो डंग्स पे पैदा हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मक्खियाँ वहाँ पे ऐसी मटेरियल पे अट्रैक्ट होती हैं, वहाँ पे अपने अंडे देती है, और उनके अंडे जब हैचिंग होती है तो वहाँ पे नई मक्खियाँ पैदा हो जाती है, जबकि कॉन्सेप्ट ऐसा है। लेकिन इनके हिसाब से मड और स्ट्रो में ऐसी टेंडेंसी है कि वो लाइफ ओरिजिनेट कर देते हैं, मड एंड स्ट्रो जैसे मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी को कुछ साइंटिस्ट ने बाद में डिस्प्रूव भी किया। 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेडी, स्प्लेंजनी एंड लुइस पास्चर। इन तीनों साइंटिस्ट ने डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। तो उन्होंने अपनी एक अलग ही थ्योरी बनाई जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो अगली जो थ्योरी है जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दैट इज व्हाट? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सो लिसन केयरफुली। So next is theory of biogenesis that I am going to discuss. तो जो हमारी अगली थ्योरी है जिसे आप कहते हैं theory of biogenesis, that I am going to discuss now. Listen carefully. So the next theory is theory of biogenesis. According to this theory, theory of biogenesis, ये theories जो हैं biogenesis की जो theories हैं, right, given by 3 different scientists, Reddy, Splanzani and Louis Pasteur. तो लुइस पास्चर, रेडी एंड स्प्लेंजनी ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया, और ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसको डिस्प्रूव करती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ये डिस्प्रूव कर देती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कौन सी थ्योरी को डिस्प्रूव करती है? तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जो कि प्लेटो और सुक्रेट्स के फैक्ट थे वो बिल्कुल गलत थे। मड एंड स्ट्रो जैसे मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती। उनके अकॉर्डिंग मानना ये था मड और स्ट्रो जैसे मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत था। इज दैट क्लियर? और इसको जो डिस्प्रूव किया वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने इसको पूरी तरीके से डिस्प्रूव कर दिया। लिसन केयरफुली। So this theory was given by Reddy, Splanzani and Pasteur. रेडी ने अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इज दैट क्लियर? रेडी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्यूट्रीफाइंग मीट होता है, ठीक है, प्यूट्रीफाइंग मीट यानी कि सड़ा हुआ जो मांस है, उससे कभी भी फ्लाइज नहीं पैदा होती, यानी कि उसमें मक्खियां पैदा नहीं होगी जब तक उस पे मक्खियों के एग्स नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग ऑन नोट? जो कि मड एंड स्ट्रो वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फेल करता है। मड एंड स्ट्रो, मड क्या है और स्ट्रो क्या है? जो सड़ा हुआ मटेरियल है वो मड एंड स्ट्रो है, और सड़े हुए मटेरियल पे मक्खियां पैदा हो जाती है। ये मानना था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का। जबकि अकॉर्डिंग टू हिम, इस रेडी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने मीट को एक कंटेनर में रखा और उस कंटेनर को एयर टाइट पैक कर दिया, तो उस मीट में कोई भी मक्खी पैदा नहीं हुई। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि जो मक्खियां पैदा होती है वो मक्खियों के अंडों से पैदा होती हैं, राइट। मक्खियां वहाँ पे अट्रैक्ट होती है, वहाँ पे अंडे देती है और उससे नई मक्खियां जनरेट हो जाती है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, किसकी? रेडी की। और ये ऑब्जर्वेशन ये डिस्प्रूव करती है कि मड एंड स्ट्रो जैसे मटेरियल से कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती है। ध्यान दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेडी ने क्या बताया? He declared that flies cannot develop from putrefying meat. तो putrefying meat से flies डेवलप नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रेडी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और देखा कि जो एक सड़ा हुआ मांस है उस पर मक्खियां नहीं आती है अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। वहीं स्प्लेंजनी
स्प्लैंजेनी का अपना अलग कॉन्सेप्ट था। स्प्लैंजेनी ने बताया मीट प्यूट्रीफाइंग कैन नॉट बी पॉसिबल इफ इट इज प्रॉपरली बॉइल्ड एंड कैन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर मीट को प्रॉपर तरीके से बॉयल कर दिया जाए, उसको पका दिया जाए और एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाए, तो उसमें कभी भी प्यूट्रिफिकेशन नहीं होगा, वो कभी भी नहीं सड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीट जो सड़ता है वो कैसे सड़ता है, एयर में प्रेजेंट जो एयरबोर्न माइक्रोब्स होते हैं वो उस मीट में जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से मीट सड़ जाता है। तो ये एविडेंस भी ये बताता है कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं प्यूट्रीफाइंग मीट में, राइट, ये भी कोई मतलब रैंडमली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? ये खुद से पैदा नहीं होते हैं। अगर मीट को बिना पकाए और एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हैं तो एयर में जो एयरबोर्न माइक्रोब्स होते हैं वो सेटल कर जाते हैं मीट पे और उसको सड़ा देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो ये भी एक थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी। इज दैट क्लियर? तो स्प्लैंजेनी के अकॉर्डिंग प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट कैन नॉट पॉसिबल। प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट पॉसिबल नहीं हो सकता इफ इट इज boiled and packed in a if it is boiled and packed in a airtight chamber। अगर इसको बॉयल कर दिया जाए और बॉयल करके पैक कर दिया जाए एयर टाइट चैम्बर में या एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि एयर में माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स जो हैं सेटल डाउन हो जाते हैं मीट पे और उसका पुट्रिफिकेशन हो जाता है। अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर वगैरह में आप अपने खाने पीने के सामान को रखते हैं, रेफ्रिजरेटर पे में इतना कम टेम्परेचर होता है कि उस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते और आपका खाना बचा रह जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी वही बताता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट रेडी एंड स्प्लैंजेनी किसको डिस्प्रूव करते हैं? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करते हैं। जो उन्होंने बताया कि मड एंड स्ट्रो जैसे मटेरियल से लाइफ ऑटोमेटिकली ओरिजिनेट हो जाती है, वो इस बात को डिस्प्रूव करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? लाइफ जो है ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड है और वो प्री एग्जिस्टेड लाइफ जो है उस मड या स्ट्रो में या फिर इस प्यूट्रीफाइंग मीट पे जाके सेटल कर जाते हैं और वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। इसलिए जो है वहाँ पे वो राइट उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, ना कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ओरिजिनेट होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, रेडी का जो एक्सपेरिमेंट है, स्प्लैंजेनी का जो एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करते हैं। अब अनदर एक्सपेरिमेंट जो कि लुईस पास्चर ने बायोजेनेसिस थ्योरी को दिया था और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको आप स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हो, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने यहाँ पे स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि स्वान नेक फ्लास्क का इस्तेमाल किया। किसने? लुईस पास्चर ने। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द अनदर एक्सपेरिमेंट इज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट and the experiment of Louis Pasteur, and that experiment also disproved the theory of spontaneous generation। theory of spontaneous generation को वो disprove कर देता है। तो another experiment that I am going to discuss, that is the experiment of Louis Pasteur। so listen carefully, ध्यान दीजिए। ये लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ये लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करता है। इस एक्सपेरिमेंट को बड़े ध्यान से समझना आप लोग, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, प्लीज लिसन केयरफुली। अगला है लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को आप स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं।
This experiment is also known as Swan neck flask experiment. According to this experiment, इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने एग्जैक्टली लुईस पास्चर ने क्या किया, यहाँ पे दो टाइप के फ्लास्क का इस्तेमाल किया. इज दैट क्लियर? यहाँ पे उन्होंने लेबोरेटरी में दो डिफरेंट टाइप के फ्लास्क का इस्तेमाल किया. राइट, एक नॉर्मल फ्लास्क विच इज ओपन टू द एयर, जो कि एयर के साथ खुला हुआ है. यहाँ पे एयर पास हो रही है, यहाँ पे क्या पास हो रही है? एयर पास हो रही है. इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है जहां से एयर पास हो रही है. दूसरा उन्होंने फ्लास्क जो लिया, सेकंड फ्लास्क उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो लिया, इट वाज, ये जो फ्लास्क था कुछ इस तरीके से था. अनदर फ्लास्क इज लाइक दिस. ठीक है, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट फ्लास्क का इस्तेमाल किया, एक इसका और एक इसका. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज द अनदर फ्लास्क. ही यूज्ड अनदर फ्लास्क आल्सो. This flask we called Swan neck flask. इसलिए इसको Swan neck flask experiment भी कहते हैं. तो ये जो है Swan neck flask और ये normal flask. This is exposed to air, but this is not exposed to air. ये air के लिए एक्सपोज नहीं करता है. दिस इज नॉट एक्सपोज टू एयर. इन दोनों फ्लास्क में लुईस पास्चर ने क्या किया, दोनों फ्लास्क में राइट ईस्ट और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया. ईस्ट प्लस वाटर को मिक्स करके बॉईल कर दिया. बॉइल्ड ईस्ट एंड वाटर, इसको आप ब्रोथ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इन्होंने इन दोनों फ्लास्क में क्या डाला, कुछ ईस्ट को डाल दिया और ईस्ट को बॉईल कर दिया. राइट, पानी में डाल के ईस्ट को बॉईल कर दिया. यहाँ पे ब्रोथ में किल्ड ईस्ट डेवलप हो गए. तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने काम किया ईस्ट और वाटर के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, ये बन गया ब्रोथ. और इस ब्रोथ को उन्होंने हीट किया, यानी कि बॉईल किया. बॉईल करने के बाद ईस्ट जो है किल्ड हो गए और इन किल्ड ईस्ट को दो टाइप के फ्लास्क में रखा. एक नॉर्मल फ्लास्क, इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा, आसानी से याद आ जाएगा आपको. और दूसरा स्वान नेक फ्लास्क. ठीक है, तो जो नॉर्मल फ्लास्क था दैट इज एक्सपोज टू एयर, बट द स्वान नेक फ्लास्क वाज नॉट एक्सपोज टू एयर. तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ब्रोथ को बनाया, ईस्ट और वाटर को मिक्स करके बॉईल कर दिया, उससे बन गया ब्रोथ. और उस ब्रोथ में जैसे ही उन्होंने ईस्ट को बॉईल किया होगा वैसे ही वो ईस्ट किल्ड हो गए. और उस ब्रोथ को उन्होंने दो टाइप के वेसल्स में रखा. एक नॉर्मल फ्लास्क विच इज ओपन टू एयर, एंड जो दूसरा जो फ्लास्क लिया उन्होंने वो स्वान नेक फ्लास्क, वो कुछ इस तरीके से था, यानी कि वो डायरेक्टली एयर में ओपन नहीं था. उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, नॉर्मल फ्लास्क में वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्मल फ्लास्क में वो ऑब्जर्व करते हैं कुछ माइक्रोब्स को. आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि नॉर्मल फ्लास्क में कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर गए हैं, और वो माइक्रोब्स जो ग्रो किए हैं वो एयरबोर्न माइक्रोब्स है. तो कहने का मतलब ये है कि इस नॉर्मल फ्लास्क जो कि एयर में ओपन है, तो एयर से माइक्रोब्स इस नॉर्मल फ्लास्क में आके एंटर कर जाएंगे और वहां पे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा. तो नॉर्मल फ्लास्क में उन्होंने देखा कि वहां पे एयरबोर्न माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं. क्या डेवलप हो जाते हैं? नॉर्मल फ्लास्क में एयरबोर्न माइक्रोब्स डेवलप हो गए. एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म
डेवलप हो जाते हैं नॉर्मल फ्लास्क में, एयर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहीं स्वान नेक फ्लास्क में जो एयर बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। नो ग्रोथ ऑफ एयर बॉर्न माइक्रोब्स। तो वो ऑब्जर्व करता है कि इसमें नॉर्मल फ्लास्क में एयर बॉर्न माइक्रोब्स ग्रो कर गए, ग्रोथ टेक प्लेस, और वहीं स्वान नेक फ्लास्क में एयर बॉर्न माइक्रोब्स ग्रो नहीं किए। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ एयरबॉर्न माइक्रोब्स। इट इंडिकेट्स व्हाट? ये इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि किल्ड ईस्ट जो है उसने लाइफ को बना दिया है। इस बात को ये इंडिकेट नहीं करता है। ये किस बात को इंडिकेट करता है? वो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो फ्लास्क एयर में ओपन है, एयर से माइक्रोब्स आए और वो माइक्रोब्स से में जो है ग्रोथ टेक प्लेस की। वो माइक्रोब जो है इस फ्लास्क में सेटल हो गए और सेटल होने के बाद उन्होंने अपना मल्टीप्लिकेशन किया। तो यहाँ पे फ्लास्क में जो लाइफ आई वो एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है। तो यहाँ से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से अराइज होती है। जबकि स्वान नेक फ्लास्क जो कि जिसमें कि एयर की सप्लाई पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी, वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है एयर में, तो वहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं देखता है वो। तो यानी कि इट मीन्स व्हाट, कि जो माइक्रोब्स बन रहे हैं वो कहां से आए? एयर से। वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है, वो उस ब्रोथ में पैदा नहीं हुए हैं। जैसा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के हिसाब से था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट होते हैं वो मड एंड स्ट्रो से हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इज दैट क्लियर? ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्री एग्जिस्टिंग है। रेडी एंड स्प्लेंजेनी एक्सपेरिमेंट भी यही शो करता है कि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है। तो यहाँ पे जब लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब उन्होंने ईस्ट और वाटर के मिक्सर यानी कि ब्रोथ को बॉइल किया जिसमें कि किल्ड ईस्ट हो गए, एक को उन्होंने नॉर्मल फ्लास्क में रखा और दूसरे को स्वान नेक फ्लास्क में रखा। इसको स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो जिसको उन्होंने नॉर्मल वाले फ्लास्क में रखा, वहां पे देखते हैं कि देयर इज ग्रोथ ऑफ व्हाट? माइक्रोब्स। और वो एयरबॉर्न माइक्रोब्स थे, वो हवा से उसके अंदर आए। यानी कि वो लाइफ जो माइक्रोब्स उन्होंने इसमें ऑब्जर्व किए वो लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, वो एयर में एग्जिस्टिंग थी और वो वहां पे आके लैंड कर गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जबकि स्वान नेक फ्लास्क जो कि इसमें एयर के लिए वो डायरेक्टली ये फ्लास्क अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, तो उसमें कोई भी एयरबोर्न माइक्रोब्स नहीं आ पाया, तो इसमें कोई भी उन्होंने माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं देखी। तो ये थ्योरी जो है ये बताती है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ये बताता है। कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्सपेरिमेंट का? लुईस पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज होती है, यानी कि वो नहीं बनती है, वो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वही है। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ अराइज होती है अकॉर्डिंग टू लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन था लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये डिस्प्रूव करता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। इज दैट क्लियर? इसके बाद है अनदर थ्योरी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, कॉस्मोजोइक थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। लिसन केयरफुली। अनदर थ्योरी इज कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो लिसन केयरफुली। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया next is theory of panspermia or you can say cosmozoic theory। ध्यान दीजिएगा। theory of panspermia, theory of panspermia और cosmozoic theory। एक ग्रीक थिंकर थे जिनका नाम था रिक्टर हेल्महोल्ट्ज। एक ग्रीक थिंकर थे जिनका नाम था रिक्टर हेल्महोल्ट्ज।
तो रिक्टर हेल्महोल्ट्ज ने इस थ्योरी को दिया जिसको आप कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं या पैंसपर्मिया थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है ये आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। तो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एक ग्रीक थिंकर थे जिनका नाम था रिक्टर हेल्महोल्ट्ज ने इस थ्योरी को दिया जिसको आप कॉस्मोजोइक थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से कि जो लाइफ है, इसने बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, राइट। कुछ साइंटिस्ट लोग इस थ्योरी को आज भी मानते हैं और कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना यह है कि ये बेबुनियाद थ्योरी है, राइट। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में, राइट। ये थ्योरी कुछ ऐसे फैक्ट बताती है जो कि सही माने जाते हैं, इज दैट क्लियर, लेकिन कुछ लोग इस थ्योरी को प्रॉपर्ली सही नहीं मानते हैं, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो दोनों ही मत है इसके लिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब बड़ा ही मतभेद है इस थ्योरी को लेके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, इस थ्योरी के हिसाब से यानी कि रिक्टर हेल्महोल्ट्ज के हिसाब से इन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो थ्रू आउट यूनिवर्स है। जैसे हमारे प्लेनेट, हमारी अर्थ पे लाइफ है, वैसे ही यूनिवर्स में दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ है, और हमारे प्लेनेट पे जो लाइफ आई है वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई है। ध्यान से समझिएगा, हमारे प्लेनेट पे, अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो किसी दूसरे प्लेनेट की वजह से हुई है, किसी दूसरे प्लेनेट से इस प्लेनेट पे लाइफ आई है। जैसे हमारा प्लेनेट है, जैसे अर्थ है, ऐसे ही कोई दूसरा प्लेनेट भी है और उस प्लेनेट पे भी लाइफ पॉसिबल है, और उस प्लेनेट से हमारे प्लेनेट पे लाइफ आई है। इसे कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर आप कहते हैं, या फिर आप पैंसपर्मिया थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंसपर्मिया थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ केम फ्रॉम अनदर प्लेनेट, किसी दूसरे प्लेनेट से आई है। जैसे हमारे प्लेनेट पे लाइफ है, ऐसी किसी दूसरे प्लेनेट पे लाइफ थी, राइट, या लाइफ होगी, और उस प्लेनेट से वो लाइफ जो है हमारे प्लेनेट पे आ गई, राइट। इसे थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी भी आप इसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ केम फ्रॉम अनदर प्लेनेट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स या सीड्स या फिर स्पर्म्स भी कह सकते हैं। पैंसपर्मिया, स्पर्मिया मतलब स्पर्म, स्पोर, राइट। तो यहां पे पैंसपर्मिया थ्योरी और थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी ये कहती है कि लाइफ जो आई है हमारे प्लेनेट पे वो ओरिजिनेट नहीं हुई है, वो किसी दूसरे प्लेनेट से हुई है। तो यहाँ पे अभी भी हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सवाल है उसका जवाब हमें नहीं मिला। लुईस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने बताया लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई। हम यहाँ पे बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो काफ़ी सारी थ्योरी हमने यहाँ पे पढ़ ली है, लेकिन सबका अपना अलग अलग राइट मत था। साइंटिफिक फैक्ट कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहे थे, कहीं पे साइंटिफिक फैक्ट्स हमें मिल ही नहीं रहे, तो उस थ्योरी को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अभी भी हमारा ये क्वेश्चन रह जाता है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। अगर लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी तो एक लाइफ है, वो कहाँ से आई? अकॉर्डिंग टू लुईस पास्चर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि दूसरे प्लैनेट से लाइफ आई। चलो मान लेते हैं कि दूसरे प्लैनेट से लाइफ आई, लेकिन दूसरे प्लैनेट पे भी इस लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? दूसरे प्लैनेट पे भी तो ये लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी ना, तो ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई? इसके बाद जो हमारी अगली थ्योरी है वो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ऑपेरिन एंड हाल्डेन हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, और इसको आप ऑपेरिन हाल्डेन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी और ऑपेरिन हाल्डेन हाइपोथेसिस कहा जाता है, राइट। इस थ्योरी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है,
क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है ये, राइट। तो इसको कौन सी थ्योरी को आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं? तो ऑपेरिन एंड हार्लेन की जो हाइपोथेसिस है या केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है उसको आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसको आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी। इसे आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। इसको केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आ रहा है आप लोगों को? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का क्या मानना था? ये थ्योरी बाकी सारी थ्योरी से बिल्कुल अलग थी और इस थ्योरी के काफी सारे साइंटिफिक फैक्ट भी मिले, काफी सारे साइंटिफिक एविडेंसेस भी मिले। तो इसको यहाँ पे जितनी भी अभी तक मैंने थ्योरी बताई, चाहे वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हो, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया हो, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफ हो, एबायोजेनेसिस थ्योरी हो जिसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी कहते हैं, बायोजेनेसिस थ्योरी हो, तो जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा फैक्चुअल जो थ्योरीज मानी जाती है वो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को सबसे ज़्यादा फैक्चुअल थ्योरी माना जाता है, राइट। इसके एविडेंस और इसके फैक्ट्स भी मिले हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इन फैक्ट्स को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है जो कि मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा आपको। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ऑपेरिन एंड हार्लेन ने हाइपोथेसिस है ये ऑपेरिन एंड हार्लेन की हाइपोथेसिस है ये, राइट। और केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है ये। थ्योरी ये कहती है कि जो लाइफ अराइज हुई है, लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, लाइफ अराइज फ्रॉम, लाइफ किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं आई है। बायोजेनेसिस थ्योरी ये कहती है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आई है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो फिर भी वही का वही रह जाता है कि लाइफ, उस प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? हम उस प्री एग्जिस्टिंग लाइफ पे भी जाते हैं और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन फिर से हमारे दिमाग में आ जाता है। तो बायोजेनेसिस थ्योरी से भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या हम कॉस्मोजोइक थ्योरी से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि चलो मान लेते हैं कि दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई, लेकिन दूसरे प्लेनेट पे भी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इससे भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन ये थ्योरी हमें पूरी तरीके से सेटिस्फाई करती है, जिसको आप केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, राइट। इसके एविडेंस और इसके फैक्ट्स भी मिले हैं, ये मैं एक्सपेरिमेंटली भी इसको प्रूफ किया गया है, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ ओरिजिनेटेड, जो लाइफ जो ओरिजिनेटेड हुई है, लाइफ जो अराइज हुई है, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, राइट। तो लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है, लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है। और वो कैसे ओरिजिनेट हुई है ये थ्योरी में, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में आपको पता चलता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ वर originated from नॉन लिविंग मैटर। लाइफ किसी नॉन लिविंग मैटर से डेवलप हुई है, जो लिविंग मैटर नहीं था उस नॉन लिविंग मैटर से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है। अब किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ कैसे ओरिजिनेट हो सकती है, ये आपको केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बताती है। तो इसका ये बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले गए। इन्होंने बताया कि किसी नॉन लिविंग मैटर या किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले गए। आर यू गेटिंग और नॉट? अकॉर्डिंग टू ऑपेरिन एंड हार्लेन, राइट। इसको ऑपेरिन एंड हार्लेन हाइपोथेसिस कहते हैं बिकॉज दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ऑपेरिन एंड हार्लेन। ऑपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हार्लेन फ्रॉम इंग्लैंड। हार्लेन इंडियन सिटीजन थे, लेकिन उनका ओरिजिन इंग्लैंड था। उनके पेरेंट्स ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड से थे, लेकिन उन्होंने इंडिया में आके इंडियन सिटीजनशिप ली, राइट। भुवनेश्वर में आके उनका भुवनेश्वर में उन्होंने अपना रेजिडेंस बनाया और इंडिया में आके इंडियन सिटीजनशिप को ले लिया उन्होंने, इसलिए हम इनको इंडियन भी कंसिडर करते हैं। हार्लेन जो साइंटिस्ट थे वो इंडियन सिटीजन थे, जबकि वो ब्रिटिशर थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ऑपेरिन फ्रॉम रशिया, राइट, ऑपेरिन फ्रॉम रशिया एंड हार्लेन फ्रॉम इंग्लैंड, इस बात पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में दिया है। तो ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज से थे,
ऑपरिन फ्रॉम रशिया। ऑपरिन कहां से थे? रशिया से थे। एंड हार्लेन फ्रॉम इंग्लैंड। ऑपरिन रशिया से थे और हार्लेन इंग्लैंड से थे, और इन्होंने इस हाइपोथेसिस, ऑपरिन हार्लेन हाइपोथेसिस कहते हैं या केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, इस थ्योरी को प्रपोज किया। और उन्होंने बताया कि जो लिविंग मटेरियल है वो ओरिजिनेट हुआ है किसी नॉन लिविंग मैटर से, किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई है। ये कैसे हुई है, इसका प्रोसेस क्या है? इनका मानना था हमारे नेचर में पहले कुछ फ्री एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब फ्री एटम है। इन फ्री एटम के कॉम्बिनेशन से, ये फ्री एटम है, फ्री एटम्स, इन फ्री एटम्स के कॉम्बिनेशन से कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि CO2 बन जाता है, जैसे कि वाटर वेपर बन जाती है, जैसे कि अमोनिया बन जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन बन जाता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से फ्री एटम्स ने अपने आप को यूनाइट करना स्टार्ट किया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाया, राइट? कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाया, जैसे कि मीथेन को बना दिया, HCN को बना दिया, एटसेट्रा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, यहां से फ्रेम हो जाता है कि फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा था, और उसमें से ये दोनों ऑप्शन या तो अलग अलग दे सकता है या एक साथ दे सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? अलग अलग देगा तो बोथ आ जाएगा, और एक साथ देगा तो इसमें से अलग अलग देगा तो आप उसको हिसाब से देख लीजिएगा, और अगर ये एक साथ देता है तो बोथ आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अमीनो एसिड बन जाता है, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, सिंपल शुगर। तो ये सब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए इनके हिसाब से। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ठीक है? अब इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब एग्रीगेशन हुआ तो इनके एग्रीगेशन से क्या बना? इनके एग्रीगेशन से बने, ध्यान दीजिएगा, इनके एग्रीगेशन से बने कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड जब इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट करते हैं तो प्रोटीन्स बन जाते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इकट्ठा होते हैं तो लिपिड्स बन जाते हैं। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाती है। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स बन जाते हैं, और ये सारे क्या है? लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में आपने इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इस फ्लो चार्ट को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये फ्लो चार्ट केमिकल इवोल्यूशन को दिखाता है, ये फ्लो चार्ट केमिकल इवोल्यूशन को दिखाता है। तो ऑपरिन एंड हार्लेन के हिसाब से लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है। ये एटम्स जो है जब अपने आप को एग्रीगेट करते हैं, फ्री एटम्स जब अपने आप को अपने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वाटर उसमें से एक है। इज दैट क्लियर? और इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जब कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं
तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं लाइक अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे प्रोटीन्स किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। लिपिड किसका पॉलीमर है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का। कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर के पॉलीमर्स होती है। न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होती है। और आपको पता होना चाहिए एक जो पर्टिकुलर लिविंग सेल है, उस लिविंग सेल की जो कंपोजिशन होती है वो ये सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इन सब मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हुआ तो तब कहीं जाके फर्स्ट लिविंग सेल बनी अकॉर्डिंग टू केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इस तरीके से पहली लाइफ हमारे प्लेनेट पे ओरिजिनेट हुई। तो ऑपरिन एंड हाल्डेन इन्होंने बोला कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, राइट। कुछ एटम्स कंबाइन हुए तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स को बनाया। और जब ये बायोमॉलिक्यूल्स एग्रीगेट कर गए तो बनी सेल। आपने अगर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, सेल की आउटर बाउंड्री किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। सेल में जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन होती है, आउटर बाउंड्री लिपिड से बनी होती है। सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है और बाकी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, इन सभी बायोमॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन से सेल बनती है। तो इनके हिसाब से जो इवोल्यूशन हुआ है वो इन सब मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन की वजह से हुआ। अब बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन कैसे पॉसिबल हुआ। अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, इन सबको एक साथ रखते हैं, क्या ये एग्रीगेट कर पाएंगे? ये आपको देखना है, राइट। इनका एग्रीगेशन अभी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इन सभी मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन के लिए, इन सभी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, इन सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। और हमारी अर्ली अर्थ पे हाई एनर्जी थी। वो हाई एनर्जी के जो सोर्स है वो क्या है? वोल्केनो इरप्शन है। वोल्केनो इरप्शन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ में कि वोल्केनो इरप्शन हुआ। वोल्केनो इरप्शन की वजह से हैवी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, राइट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, राइट, ये सारी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल थी इन सभी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइफ फॉर्म को, लिविंग सेल्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑपरिन एंड हाल्डेन ने इन सभी के लिए कुछ कंडीशन भी बताई कि ये, क्योंकि साइंटिस्ट ने सवाल उठाया कि ये अपने आप कैसे एग्रीगेट कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने आप कैसे एग्रीगेट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, या ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपने आप एग्रीगेट करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सवाल खड़े हो गए ऑपरिन एंड हाल्डेन के लिए। तो उन्होंने इसका सिंपल सा जवाब दिया कि उस टाइम पे जो हमारा प्लेनेट था, हमारी जो अर्थ थी, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो बिल्कुल अलग थी। वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी इतना ज़्यादा था, वो एनर्जी जो एक्सटर्नल एनर्जी वहाँ पे मिल रही थी, तो उस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स में एग्रीगेशन होता रहा, और एग्रीगेशन होने के बाद फर्स्ट लिविंग सेल डेवलप हो गई। इट वॉज द थ्योरी ऑफ ऑपरिन एंड हाल्डेन। बाद में इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया मिलर ने। 1953 में एस.एल. मिलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो सारी कंडीशन लेबोरेटरी में क्रिएट की जो कि ऑपरिन एंड हाल्डेन ने अपनी थ्योरी में बताई। और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, वो वहाँ पे देखते हैं कुछ लिविंग मॉलिक्यूल्स, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, सिंथेसिस वो वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जिस बात से हमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। तो एस.एल. मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। तो इन्होंने बताया कि ये एग्रीगेशन के लिए, इस फर्स्ट लिविंग सेल को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी हमारे प्लेनेट पे। वो हाल्डेन एंड ऑपरिन के हिसाब से वो कौन कौन सी कंडीशन थी, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। ये कंडीशंस कौन कौन सी थी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ओरिजिन को बनाने के लिए, यहाँ पे लिविंग सेल को डेवलप करने के लिए क्या क्या कंडीशंस थी आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मेजर कंडीशंस थी, ये कौन कौन सी कंडीशन थी ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कंडीशंस लाइक यहां पे हाई एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए?
इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इन मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन को करने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन हुए इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्रीगेशन से पहली लिविंग सेल बनी। आर यू गेटिंग और नॉट? अकॉर्डिंग टू ऑपेरिन एंड हार्लेन। लेकिन इनके एग्रीगेशन के लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर कहां से आया? वोल्केनो इरप्शन जैसी कंडीशन हुई, वोल्केनो इरप्शन जैसी कंडीशन डेवलप हो गई, राइट। और दूसरी कंडीशन, इनको एक कंडीशन और चाहिए कि यहां पे अगर इन मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर होगा। एट द अर्लियर अर्थ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जहां पे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का काम कर देती है। इज दैट क्लियर? तो अर्लियर अर्थ पे एक सुटेबल कंडीशन ये थी कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी कि जो पहली लाइफ फॉर्म, पहली लिविंग सेल जो डेवलप हुई वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई? एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में। तो यहां पे जो दूसरी कंडीशंस थी वो थी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तीसरी कंडीशन थी रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली आती थी, जब तक ओजोन नहीं बनी तब तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली एक्सपोज हो रही थी, वो भी एक एनर्जी सोर्स है। रेडिएशंस, इसके अलावा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी था, बिजलियां बनती है ना, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, राइट। ये सारी कंडीशन थी लाइफ सेल को, लिविंग सेल को ओरिजिनेट करने के लिए। अब इन सब बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर ने। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ऑपरिन एंड हार्लेन की थ्योरी में फिर से बता देता हूं आपको। ऑपरिन एंड हार्लेन ने बताया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो किसी नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है। आर यू गेटिंग और नॉट? किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है, और उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन की वजह से, राइट, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्रीगेशन से कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ये पूरा मैंने फ्लो चार्ट में बताया हुआ है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसको कीमोजेनी भी कहते हैं। ये केमिकल इवोल्यूशन प्रोसेस है। मैंने आपको टाइप ऑफ इवोल्यूशन पहले पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। केमिकल इवोल्यूशन होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन है और कीमोजेनी है। तो इनके हिसाब से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एग्रीगेशन हुआ तब जाके पहली लिविंग सेल तैयार हुई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अकॉर्डिंग टू द केमिकल इवोल्यूशन। बट इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर ने। मिलर ने लेबोरेटरी में एक ऐसा सेटअप बनाया जिससे कि उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि ऑपरिन एंड हार्लेन दोनों की हाइपोथेसिस जो थी वो बिल्कुल एक करेक्ट हाइपोथेसिस थी, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इस एक्सपेरिमेंट को आप मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर के टीचर थे, उन्होंने मिलर को गाइड किया और मिलर ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो क्रेडिट जाता है वो मेनली मिलर को जाता है। तो इसके बाद जो मैं करा रहा हूँ आपको वो है मिलर एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, मिलर एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मिलर एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी सेटअप का एक डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग पे भी उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को ढंग से समझना, ध्यान से समझना। सो लिसन केयरफुली, मिलर एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिए। इसके बाद है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ये कंडीशंस रिक्वायर्ड थी। अब मिलर ने क्या देखा कि ऑपरिन एंड हार्लेन ने जो कंडीशन बताई उस कंडीशन को उन्होंने लेबोरेटरी सेटअप में तैयार कर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया लेबोरेटरी सेटअप में, जो अपना सेटअप बनाया हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर था अर्लियर टाइम पे, वोल्केनो इरप्शन हो रहा था। आर यू गेटिंग और नॉट? वो सारी कंडीशन उन्होंने डेवलप कर दी जो हमारी अर्लियर अर्थ पे डेवलप हुई थी, और देखा क्या कोई लिविंग मॉलिक्यूल बनता है। तो एट द एंड उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑपरिन एंड हार्लेन की थ्योरी बिल्कुल सही है, राइट। लिविंग मॉलिक्यूल्स उन्होंने बनते हुए देखे उस लेबोरेटरी सेटअप में। तो कैसे बनाएं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं उनका एक लेबोरेटरी सेटअप यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। बड़ा आसान सा डायग्राम है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप भी नोटबुक में ड्रॉ कीजिएगा। डायग्राम को ड्रॉ करने से ही वो याद होता है, राइट। जितने भी डायग्राम दिए एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी लेबलिंग डायरेक्टली आ जाती है। तो किसी भी डायरेक्ट डायग्राम को आपको छोड़ना नहीं है, हर डायग्राम को सीरियस लेना है, हर डायग्राम को ड्रॉ करके देखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डायग्राम को आप ड्रॉ करके देखते हैं तो आपको मेमोराइज हो जाता है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए।
तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने सबसे पहले इस सेटअप में लिया एक स्पार्क चैम्बर को। किसको? एक स्पार्क चैम्बर को लिया उन्होंने। ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आप देखिए, सबसे पहले वन बाय वन मैं डिटेल में डिस्कस करता जाऊंगा अबाउट स्पार्क चैम्बर। तो सबसे पहले उन्होंने एक स्पार्क चैम्बर को ड्रॉ किया। दिस इज स्पार्क चैम्बर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ब्यूटीफुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिए, ये स्पार्क चैम्बर है। देखिए, इस स्पार्क चैम्बर को अपने लेबोरेटरी सेटअप में डेवलप किया उन्होंने। इसको स्पार्क चैम्बर क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा। और इस स्पार्क चैम्बर को उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक कंडेंसर से। दिस इज कंडेंसर। ये है कि ये क्या है बेटा? दिस इज कंडेंसर। एक कंडेंसर से उन्होंने इस स्पार्क चैम्बर को कंडेंसर से कनेक्ट किया। इस कंडेंसर का रोल क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, दिस इज कंडेंसर। ये कंडेंसर से उन्होंने स्पार्क चैम्बर को कनेक्ट किया। राइट, फिर आगे भी इस स्पार्क चैम्बर का डायरेक्ट इस कंडेंसर का जो कनेक्शन हुआ, आगे भी इस कंडेंसर का कनेक्शन देखा गया। राइट, यहां पे इस स्पार्क चैम्बर में ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाज डेवलप्ड बाय म्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक बॉइलिंग वाटर फ्लास्क दिया। ये स्पार्क चैम्बर है। दिस इज स्पार्क चैम्बर। मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये वैक्यूम पंप है जिससे हवा के जाने को रोका जा सके। ये बॉइलिंग वाटर कंटेनर है। इसमें बॉइलिंग वाटर कंटेनर है, पानी होता है इसमें, वो भी बॉइलिंग वाटर कंटेनर या फ्लास्क बोलिए या कंटेनर बोलिए। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। डायग्राम में देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी में भी डायग्राम इसका दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एक स्पार्क चैम्बर लिया। इस स्पार्क चैम्बर में उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट कर दिया। किसको इंसर्ट कर दिया? दो इलेक्ट्रोड्स को। और इन इलेक्ट्रोड्स से कितना करंट पास किया? ये इलेक्ट्रोड्स है और इस इलेक्ट्रोड से उसने करंट पास किया 75,000 वोल्ट। कितने वोल्ट का करंट पास किया? 75,000 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है एनर्जी देने का काम करता है। किसको एनर्जी देने का काम करता है? इस स्पार्क चैम्बर में उन्होंने कुछ गैसेस को रखा, जैसे कि मीथेन, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि CO2। सिर्फ उन्होंने वही कंडीशन डेवलप की जो ऑपेरिन एंड हॉल्डेन ने बताई थी। उन्हीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रखा इस स्पार्क चैम्बर में, जो कि ऑपेरिन एंड हॉल्डेन जो है अपनी थ्योरी में डिस्कस कर चुके थे। ऑपेरिन एंड हॉल्डेन अपनी थ्योरी में जो डिस्कस कर चुके थे, उन्हीं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रखा। स्पार्क चैम्बर में इन गैसेस के मिक्सचर को डाल दिया। तो सबसे पहले उन्होंने एक स्पार्क चैम्बर लिया और इस स्पार्क चैम्बर में क्या रखा? मिक्सचर ऑफ गैसेस। और ये मिक्सचर ऑफ गैसेस मैं लिख चुका हूं यहाँ पे डायग्राम में, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, CO2। यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में उन्होंने इन गैसेस के मिक्सचर का रेशियो क्या लिया। इस रेशियो पे क्वेश्चन बन जाता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इन तीनों गैसेस के का रेशियो
पूछ लिया जाता है। तो ये जो रेशियो लिया इन्होंने 1:2:1, राइट। इस रेशियो में इन्होंने इस गैसेस के मिक्सचर का रेशियो रखा 1:2:1। तो ये जो रेशियो था, इस रेशियो को उन्होंने अपने मिक्सचर में रखा। सो लिसन केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड, ये जो रेशियो था ये मैंने 2:1:2 था, इसको सही कीजिएगा, ठीक है। तो इस मिक्सचर में जो रेशियो लिया 2:1:2, याद रखिएगा 2:1:2, इस रेशियो में इन्होंने इन मिक्सचर ऑफ गैसेस को रखा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? याद रहे स्पार्क चैम्बर में। इसके अलावा इस स्पार्क चैम्बर में उन्होंने इंसर्ट किया इलेक्ट्रोड्स को। इन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? इन इलेक्ट्रोड्स का काम है, यहाँ पे स्पार्क चैम्बर में ये इलेक्ट्रोड्स स्पार्क डेवलप करती है। ये ऐसी कंडीशन डेवलप करती है, स्पार्क ऐसी कंडीशन डेवलप करती है, स्पार्क देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये स्पार्क डेवलप करती है। स्पार्क का डेवलपमेंट जो है एनर्जी रिलेटेड है, ये स्पार्क एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इंसर्ट किया इलेक्ट्रोड्स को, और इलेक्ट्रोड्स गिव्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके लिए चाहिए? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए इन गैसेस के कंबाइन, इन गैसेस को एग्रीगेट करने के लिए, इनके कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया नहीं आया? इसके अलावा इसमें एक चीज और आपको लिखनी है कि यहाँ पे इन्होंने वाटर वेपर को भी ऐड किया। वाटर वेपर, यहाँ पे कंडेंसर आप देख रहे हैं। इस कंडेंसर में 2 इनलेट्स को फिट किया उन्होंने, वाटर इन वाटर आउट। यहाँ पे वाटर आउट एंड वाटर इन, तो एक इनलेट और दूसरा आउटलेट। यानी कि ऐसी कंडीशन डेवलप की जो कि अर्लियर एटमॉस्फेयर में थी, अर्लियर अर्थ पर मौजूद थी। यहाँ पे कंप्लीटली इन्होंने रिड्यूसिंग कंडीशन डेवलप की है। ये ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन नहीं है, क्योंकि पहली लिविंग सेल्स जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में डेवलप हुई थी। इसके अलावा ये बॉइलिंग वाटर है, ये ट्रैप है, दिस इज द ट्रैप विद रनिंग वाटर। इस ट्रैप को डेवलप किया, बॉइलिंग वाटर का कंटेनर रखा। तो इस सेटअप से राइट सिंपल उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है। यहाँ पे इन्होंने कितना करंट, इलेक्ट्रोड से कितना करंट पास किया? 75,000 वोल्ट्स। और इस स्पार्क चैम्बर का टेम्परेचर उन्होंने कितना मेंटेन किया? 8,000 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर मेंटेन किया? लगभग 800 डिग्री सेल्सियस उन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन किया। इतना टेम्परेचर था। तो स्पार्क चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, 75,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, जिससे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल सके। और इन सभी गैसेस के मिक्सचर को रखा। और बाद में इस सेटअप को बनाने के बाद, इस सेटअप में वो सारी कंडीशन उन्होंने डेवलप की जो कि ओपरिन एंड हाल्डेन ने अपनी थ्योरी में बताई थी। और उन सारी कंडीशन को सेटअप करके इन्होंने इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से देखा। आफ्टर 18 डेज इन्होंने ऑब्जर्वेशन की। वो 18 डेज के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की? इन सेटअप को बनाने के बाद आफ्टर 18 डेज, 18 दिन के बाद इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लिविंग मॉलिक्यूल्स, जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। वो यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स को ऑब्जर्व करते हैं। जो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी कुछ अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। इज दैट क्लियर? एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। एनसीईआरटी में तीनों अमीनो एसिड दिए, ये आपको याद रखने हैं। एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। तो ये हो गया मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मिलर एक्सपेरिमेंट ने वो सारी कंडीशन सेटअप की जो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने अपनी थ्योरी में बताया कि कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है राइट इन गैसेस। ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो सारी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सेटअप की। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की, क्योंकि ये प्रोसेस हाई एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। 75,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। और इसके अलावा इन्होंने क्या प्रोवाइड किया? इसके अलावा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया।
राइट टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। 18 डेज के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि वहाँ पे कुछ अमीनो एसिड डेवलप हो जाते हैं, और अमीनो एसिड इज़ द एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अमीनो एसिड क्या होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। तो अमीनो एसिड जो है एक एविडेंस है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, अमीनो एसिड बनना। 18 दिन के बाद वो 3 अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन देखते हैं, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद कुछ अदर साइंटिस्ट ने भी कुछ इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उसमें यूवी रेडिएशंस को भी उन्होंने एक्सपोज करके देखा, और कुछ अदर तरह के बायोमोलिक्यूल्स की ऑब्जर्वेशन की, कुछ शुगर्स की ऑब्जर्वेशन की, हेक्सोज, राइबोज जैसे शुगर्स बनी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये मिलर एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली प्रूव करता है हाल्डेन एंड ऑपेरिन हाइपोथेसिस को। इज दैट क्लियर? इसी के साथ केमिकल इवोल्यूशन इज डन। ये पूरा जो हाल्डेन एंड ऑपेरिन की जो थ्योरी है, ये केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं या आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी बोलते हैं, और इसको एक्सपेरिमेंटली मिलर ने प्रूफ कर दिया 1953। इसको आप मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये हेडिंग डालिएगा आप यहाँ पे, कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1953 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद सक्सेसफुली प्रूव किया कि हाँ कुछ ऐसी ही कंडीशन डेवलप हुई जो कि ऑपेरिन एंड हाल्डेन ने बताई। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन डिटेल। ये केमिकल इवोल्यूशन हो गया, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आई विल कम टू द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।